अरे फांसीवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। अरे फांसीवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। तो यूएपीए को खारिज करो, खारिज करो, खारिज करो। अरे यूएपीए को खारिज करो, खारिज करो, खारिज करो। आप उमर खालिद को जेल में डालते हैं, आप अतीकुर रहमान को जेल में डालते हैं, आप बाकी सारे साथियों को जेल में डालते हैं, तो आप उनको जेल में तो डाल रहे हैं, उनकी जो फ्रीडम है उसको तो कर्व कर रहे हैं, लेकिन साथ में आप जनता को भी एक वार्निंग देते हैं। आप कहते हैं कि अगर आप सरकार से सवाल कीजिएगा, अगर आप जनता के साथ जुड़कर पीसफुली कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से एक डेमोन्स्ट्रेशन कीजिएगा, प्रोटेस्ट कीजिएगा, तो आपका भी यही हश्र होगा। और उमर खालिद के साथ जो हुआ स्पेसिफिकली, वो तो इस वक्त देश में जो बाकी मुसलमान कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, उसके साथ जो हो रहा है उसका भी एक प्रतीक हम लोग देखते हैं, जो उमर खालिद खुद भी अपने लेटर में कहते हैं। तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाना तो लाजिम है और हमेशा ही उठता रहेगा, लेकिन साथ में ये भी बात है कि हम जानते हैं कि वो रिहा होंगे, लेकिन यूएपीए एक ऐसा कानून है जहाँ पे कुछ निष्कर्ष निकले ना निकले, उस प्रोसेस में, जिस प्रोसेस में इन्वेस्टिगेशन होती है, पता करते हैं, वो प्रोसेस ही एक तरीके से पनिशमेंट होता है, तो वो पनिशमेंट उनको दिया जा रहा है। जहाँ तक इसकी बात है कि सरकार इन सारी माने एक तरीके की आवाज़ों को, ऐसी आवाज़ें जो सरकार से लगातार सवाल करती रही हैं, ऐसी आवाज़ें जो चाह रही हैं कि जिस तरीके का कम्युनल जहर इस वक्त फैलाने की कोशिश की जा रही है, उस जहर को फैलाने वालों को रोका जाए, और इस पूरे जहर को फैलाने का जो पूरा मैकेनिज़्म है जो संघ से शुरू होता है, संघ से बहुत करीबी से जुड़ा हुआ है, उसको क्वेश्चन में लाया जाए, उसको बार बार पॉइंट आउट किया जाए, तो वो चाहते हैं ऐसे लोग जेल में जाए। और उनका ये डर कि उमर खालिद को जेल में डालो, अतीकुर रहमान को जेल में डालो, शहीद इमाम को जेल में डालो, बाकी सारे एक्टिविस्टों को जेल में डालो, उनका ये डर बहुत जायज़ है। उन्हें डरना चाहिए हमसे, क्योंकि हम उनकी असलियत जानते हैं, और इतिहास अगर किसी चीज़ का गवाह है तो इतिहास इस चीज़ का गवाह है कि जब ये सारी आवाज़ें जिनको आज उन्होंने जेल में बंद किया है, और उनके सारे दोस्त और साथी जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, बहुत सारे साथी जो यहाँ नहीं जुड़ पाए हैं, अपने अपने राज्यों में अलग अलग तरीके से मुहिम चला रहे हैं, इतिहास गवाह है कि जब ये सारे साथी एक साथ आए हैं और एक आवाज़ में आवाज़ उठाई है, तो कोई भी सत्ता पलट सकता है, और ये सत्ता को भी इसी तरीके रखा जाएगा। उम्मीद हमें न्यायालय या सरकार से ज़्यादा लोगों में है, लोगों की लड़ाई में है, और सड़कों पर जो हमारे संघर्ष, जहाँ से स्टूडेंट एक्टिविज्म से उमर का पॉलिटिकल जर्नी भी शुरू हुआ है, हमें सिर्फ उन सड़कों पर भरोसा है, क्योंकि जिस तरीके से हमने अलग अलग केस में देखा है कि सिर्फ सरकारी नहीं पर जुडिशरी भी जैसे काम कर रही है, हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। और बहुत क्लियर है, जो पहला दिन उनका अरेस्ट हुआ और जो टारगेटिंग हुई, हम सब जानते हैं कि दिल्ली पुलिस ने कहा कि 11 लाख पेज का डेटा बरामद हुआ है उनके फ़ोन से, और उस पूरी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है, और ये सारे बहुत ही फैंटास्टिक चीज़ें हमें सुनने को मिली। तो हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि हमें पहले दिन से ये बात पता है कि ये पूरा ही जो है एक उनको एग्जाम्पल बनाने का, एक उदाहरण बनाने का एक अटेम्प्ट है कि और जो लोग आसपास हैं वो बोलना बंद कर दें, वो चुप हो जाए। पर उमर ने इन 2 सालों में जो चीज़ हम सभी को दिखाई है वो यही है कि चुप रहना अब कोई ऑप्शन ही नहीं है हम लोगों के लिए। हम लोगों के लिए सर्वाइवल का टैक्टिक ही है कि हम बोलें और ऊंचा बोलें, जितनी भी गलत चीज़ें, गलत नीतियाँ ये सरकार बना रही है उसके खिलाफ और ज़ोर शोर से बोलें, और एकजुट होकर बोलें, ताकि उन्हें ये मौका ना मिल सके कि वो इंडिविजुअली आइसोलेट कर लोगों को टारगेट। उमर खालिद के साथ 2 और स्टूडेंट, 2 और छात्र वहाँ पे जेल गए थे, पर जिस तरीके का विलिफिकेशन मेन स्ट्रीम मीडिया में उमर का देखा गया, जिस तरीके का मीडिया ट्रायल देखा गया, उसका पोस्ट आज भी कैरी कर रहे हैं, उनके ऊपर एक हमला भी हुआ था, और ये चीज़ वो बार बार कहते भी हैं कि किस तरीके से 2018 में उन पर जब असैसिनेशन अटेम्प्ट भी हुआ, तो वो इसी वजह से हुआ। जो लोग उन पर गोली चलाते थे वो यही कह रहे थे कि जो मीडिया से उन्हें इंप्रेशन मिला है उमर खालिद का, और वो इंप्रेशन कहाँ से आ रहा है, उनकी आइडेंटिटी की वजह से उन्हें वेरीफाई किया जा रहा है। तो ये चीज़ बहुत जाहिर सी बात है, जो CAA, NPR, NRC के खिलाफ वो बोल रहे थे, वो किस समुदाय को टारगेट कर रहे थे? मुसलमान को टारगेट कर रहे थे। सबसे ज़्यादा नुकसान जिस समुदाय का होगा, उसी समुदाय को सबसे बड़ा विलेन बना देना, यही इनकी मंशा है, और इसी को फाइट करना आज ज़रूरी है, और इसी का फाइट लेकर के हम अपने सारे साथियों की रिहाई का मांग करते हैं। खास तौर से एक तबके को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, ये अपने बहुत सारे जो इन्होंने वादे किए थे 2014 से, वो उसमें बिल्कुल नाकाम हुई है ये सरकार, वो उनको पूरा नहीं कर पाई है। अब उसने अपने आप को बरकरार रखने के लिए हुकूमत ने ये नया एक वो शुरू किया है, पोलराइजेशन।
तो उसके ये मुख्तलिफ तरीके हैं कि जिस तरह से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है और मीडिया के थ्रू मासेस में जो नफरतें पैदा की जा रही हैं, जो गैप पैदा किया जा रहा है, वो भी उसी का नतीजा है कि ताकि वो हुकूमत में बरकरार रह सके। मुख्तलिफ स्टेट्स की मिसालें हम देख सकते हैं और बिल्कुल सबके सामने ये बात आया है कि जिस तरह से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के घरों को गिराया जा रहा है, उन लोगों को सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। ये सारी चीज़ें हैं कि ये पोलराइजेशन के ज़रिए अपने आप को हुकूमत में बरकरार रखना